हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का रिया कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस साइंस के सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और वो रहेगा हमारा रसायन विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से रसायन विज्ञान की शुरुआत होती है दोस्तों द्रव्य एवं उसकी अवस्थाओं को लेकर। तो आज के इस सेशन में हम लोग द्रव्य एवं उसकी अवस्थाओं को लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाते हैं उनका हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो बिना विलंब किए शुरुआत करता हूँ मैं दोस्तों आज के हमारे सेशन के एक नए मोटिवेशनल क्वेट के साथ में। मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से डरकर भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, क्योंकि लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों की सीरीज को। और सबसे पहला जो प्रश्न है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न है दोस्तों, जिस ताप पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। ये बताना है आपको। जिस ताप पर किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पहला ऑप्शन है गलनांक, दूसरा ऑप्शन है हिमांक, तीसरा ऑप्शन है क्वथनांक और चौथा ऑप्शन है संघनन। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। देखो, सबसे पहले बात आती है दोस्तों, ध्यान रखना, किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग बताओ क्या नाम देते हैं? गलन। यानी आप कहोगे सर गलन का मतलब हो गया मेल्टिंग। इसके बाद देखो दोस्तों, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह बताओ क्या कहलाता है? उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का बताओ सही जवाब क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी गलनांक। दूसरी बात देखो, अगर बात करूं हिमांक को लेकर तो ध्यान रखना, हिमांक की जो प्रक्रिया है वो किसके अपोजिट है? आप कहोगे सर गलनांक के अपोजिट है। इसका रीजन, क्योंकि हिमांक में क्या होता है दोस्तों, हिमांक किससे संबंधित है? आप कहोगे सर हिमीकरण से संबंधित है। हिमीकरण, और हिमीकरण का मतलब क्या होता है बताओ? जमना। राइट। तो कहने का मतलब ये हो गया, जब कोई द्रव पदार्थ, ठीक है, जब कोई द्रव किसी ठोस में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहा जाता है? हिमांक के नाम से जाना जाता है। फ्रीजिंग जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी बात फिर आता है हमारे पास में क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट से आपको याद आया कि सर क्वथनांक का मतलब ये हो गया कि जब कोई द्रव्य यानी जब कोई द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक है, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसका मतलब हम क्या कहते हैं? उसका क्या हुआ है? क्वथनांक। यानी आप क्या कहोगे कि सर वह ताप जिस पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है या जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ कर देता है उसे बताओ क्या कहा जाता है? बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक के नाम से जाना जाता है। राइट। इसके विपरीत बात करते हैं हम लोग किसकी? संघनन को लेकर। इसका विपरीत क्या होगा? यानी संघनन में क्या होगा? कोई पदार्थ गैसीय अवस्था से किसमें परिवर्तित होता है? तो आप कहोगे सर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। और मैं पूछूं इसका एग्जाम्पल तो आप कहोगे वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है उसका जल में परिवर्तित होना। बताओ किसका एग्जाम्पल है दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये एग्जाम्पल हो गया हमारा किसका? संघनन का। राइट। क्या कहा मैंने आपसे? वायु में उपस्थित, वायु में उपस्थित
जलवाष्प का जल में परिवर्तन क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न नंबर 2 की तरफ। जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। निलंबन कणों का आकार क्या होता है, ये चीज आपको बतानी है। देखिए और ध्यान से सुनिए दोस्तों। निलंबन कणों का आकार आपसे पूछा गया है, तो आप लोग याद रखना निलंबन कणों का आकार कितना होता है। तो आप कहोगे सर 10 की घात -5 से 10 की घात -7 सेंटीमीटर के मध्य किसका आकार होता है, बताओ। निलंबन कणों का आकार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किसी द्रव्य का यानी किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे वाष्प या गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है। आप कहोगे सर उसे ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। राइट, अब बात को ध्यान से समझना दोस्तों। यहां पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, देखो द्रव्य का मतलब हो गया पदार्थ। किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे वाष्प यानी गैसीय अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। आप क्या कहोगे सर, जैसे ठोस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2 व शुष्क बर्फ, ठीक है, ठोस CO2 व शुष्क बर्फ का गैस में परिवर्तन। राइट, या दूसरी बात आप यह कह सकते हो, जैसे कपूर देखा आपने, कपूर का जलना बताओ किसका एग्जाम्पल है। आप कहोगे सर ऊर्ध्वपातन का। कपूर का जलना, क्लियर। अगर इसके विपरीत हम बात करते हैं दोस्तों, और वो किसकी, निक्षेपण की, तो निक्षेपण है ना ऊर्ध्वपातन के विपरीत प्रक्रिया है। अब आप कहोगे सर विपरीत प्रक्रिया कैसे है, तो ध्यान से सुनो। विपरीत प्रक्रिया ऐसी होगी दोस्तों, किसी द्रव्य का यानी किसी पदार्थ का गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाना, बताओ क्या कहलाता है, निक्षेपण के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अब आप कहोगे सर निक्षेपण का एग्जाम्पल क्या होगा, तो निक्षेपण की एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो जैसे आपको पता है ऐसी चीज को उठाओ जो बताओ गैस अवस्था से सीधे किसमें परिवर्तित हो जाएगी, तो आप कहोगे सर वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका मतलब वायु में उपस्थित जलवाष्प है। शीत ऋतु के दिनों में क्या होता है दोस्तों, वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होती है वो जल में परिवर्तित न होकर सीधी बताओ किस में परिवर्तित हो जाती है, तो आप कहोगे सर बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। राइट, तो ये किससे संबंधित है, निक्षेपण से संबंधित। राइट, संघनन क्या होता है, अभी आपने पीछे पढ़ा था, इससे पहले जब हमने पहला प्रश्न पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको संघनन के बारे में बताया था। ठीक है, अब हमारे पास में आता है दोस्तों क्रिस्टलीकरण। देखो क्रिस्टलीकरण का मतलब क्या है, बात को समझना ध्यान से। सपोज कीजिए हमारे पास में कोई विलयन है, ठीक है, आपके पास में दोस्तों कोई द्रव पदार्थ है और उस द्रव पदार्थ के अंदर आपने क्या किया, ठोस पदार्थ को मिला दिया, यानी ठोस पदार्थ के बड़े बड़े कणों को मिला दिया। राइट, दूसरी बात, अब आपने कहा कि सर ठीक है हमारे पास में कोई विलयन है, यानी कोई हमारे पास में द्रव्य है जिसमें हमने क्या किया, ठोस के कणों को मिला दिया। राइट, और हमने इतनी अधिक मात्रा में मिलाया कि वह जो हमारा विलयन था वो कैसा बन गया, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन कब बनता है,
जब विलेय पदार्थ, घुलनशील विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो सांद्र विलयन से ठोस पदार्थ के कणों को और उस द्रव को अलग करने की जो क्या नाम से प्रक्रिया होती है, उसे बताओ क्या कहा जाता है दोस्तों, क्रिस्टलीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगले प्रश्न नंबर 5 की तरफ, जल्दी से बताइए। सॉरी, प्रश्न नंबर आपका 4। प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा, फटाफट से मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, ये आपको बताना है। देखो ऑक्सीजन की बात करें तो आप कहोगे सर ऑक्सीजन तो तत्व है, ठीक है। और यौगिक क्या होता है, यौगिक हमेशा आपको पता है कि सर 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग करने पर एक यौगिक का क्या होता है, बताओ, निर्माण होता है। तो ऑक्सीजन तत्व है। वायु की अगर बात करें तो वायु क्या है दोस्तों, एक समांगी मिश्रण है, विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है। अगर पारा की बात करें, पारा क्या होता है, देखो आपका Hg, यानी आप क्या कहोगे सर मरकरी, ये आपकी धातु हो गई। अमोनिया की अगर बात करूं मैं दोस्तों, तो अमोनिया का बताओ रासायनिक सूत्र क्या होगा, आप कहोगे सर NH3। NH3 यानी नाइट्रोजन का एक अणु और हाइड्रोजन का 3 अणु रासायनिक रूप से संयोग करके बताओ किसका निर्माण करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा होगा, आप कहोगे सर अमोनिया, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, बताओ NH3। ओके दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। देखो अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है कि सर वर्ण लेखन, वर्ण लेखन का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी के नाम से इसको जाना जाता है। बताओ वर्ण लेखन को हम लोग क्या नाम देते हैं, आप कहोगे सर इसे क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। आपसे पूछा गया है कि वर्ण लेखन विधि की खोज किसने की थी, और 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों। पहला ऑप्शन है मिखाइल स्वेट ने, दूसरा ऑप्शन है वुल्फगैंग कैटरले ने, तीसरा ऑप्शन है कार्नेल ने, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो वर्ण लेखन विधि की खोज की थी दोस्तों, बताओ किसने, मिखाइल स्वेट ने। अब ये तो बताओ सर, खोज तो मिखाइल स्वेट ने कर दी, लेकिन आखिरकार वर्ण लेखन विधि का प्रयोग हम क्यों करते हैं, इसका मतलब होता क्या है। तो देखो दोस्तों, वर्ण लेखन विधि का जो प्रयोग है ना, वो आप लोग याद रखना, विभिन्न अवशोषण क्षमता वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अलग करने के लिए इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, सीधा सा आप लोग ये कह सकते हो कि सर किसी विलयन में उपस्थित जो घुलनशील विलेय पदार्थ होता है उसको विलायक यानी द्रव से अलग करने की जो क्रिया होती है उसे वर्ण लेखन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपके पास में कोई विलयन है, उसके अंदर जो घुलनशील विलेय पदार्थ है, उस घुलनशील विलेय पदार्थ को विलायक यानी द्रव से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बताओ क्या कहा जाता है दोस्तों, आप कहोगे सर उसे वर्ण लेखन के नाम से जाना जाता है। राइट, आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कोलोइड। आपको बताना है कोलोइड विलेय का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए, जेल, सॉल, झाग और उपयुक्त सभी। ध्यान रखना दोस्तों, कोलोइड विलेय के अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जेल भी किसका एग्जाम्पल होता है, कोलोइड विलेय का एग्जाम्पल होता है। सोल भी कोलोइड विलेय का एग्जाम्पल है। झाग की बात करें तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, कोलोइड विलेय का, यानी आप कहोगे सर उपयुक्त सभी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कोलोइड का मतलब क्या होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो आपका कोलोइड होता है, इस कोलोइड को है ना हम लोग क्या कहते हैं बताओ, तो इसको आप कहोगे सर इसे कालील के नाम से भी जाना जाता है। या तो कह दो कोलोइड या क्या नाम दे दो कालील, एक ही बात है। विभिन्न पदार्थों का ये एक मिश्रण होता है। कोलोइड की अगर बात करें तो ये विभिन्न पदार्थों का क्या होता है दोस्तों, मिश्रण होता है। इसमें जो मिश्रित पदार्थ होते हैं उन मिश्रित पदार्थों के अणु एक दूसरे में यानी आपस में, ठीक है,
सर्वत्र रूप से बिखरे हुए होते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो पूर्ण रूप से क्या नहीं होते, मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कोलोइड विभिन्न पदार्थों का क्या होता है, एक मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें मिश्रित पदार्थों के कण एक दूसरे में सर्वत्र रूप से बिखरे हुए रहते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। राइट। दूसरी बात, आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप कहोगे सर पाश्चुरीकरण, जिसको पाश्चुराइजेशन कहते हैं, वो किससे संबंधित है? अरे जल्दी से बताओ, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेसिक सा, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ। पाश्चुरीकरण संबंधित है, यानी पाश्चुराइजेशन क्या होता है? दूध के निर्जलीकरण से, दूध के आसवन से, दूध के निर्जमीकरण से, या दूध के किण्वन से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पर दूध के निर्जमीकरण से। इसका रीजन क्या है वो ध्यान से सुनो आप लोग। सबसे पहले तो ये जानो कि पाश्चुरीकरण होता क्या है। देखो, एक तो हो गया आपका दूध, जैसे मान लो मैं बात करूं यहाँ पर किसकी, खाद्य पदार्थों की, दूध, या हम कह सकते हैं फलों का जूस हो गया। ठीक है, रस जिसको आप कहोगे, फलों का रस और दूध जैसे खाद्य पदार्थों को हम क्या करते हैं, उनका उपचयन करने के लिए, ठीक है, यानी उनको उपचयित करने के लिए हम क्या करेंगे, एक निश्चित ताप के ऊपर निर्धारित समय के लिए इनको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और उसके बाद में उसको क्या कर देंगे, बताओ, हम लोग तुरंत उसको ठंडा कर देंगे। तो इससे क्या होता है, इनमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। राइट। तो यही क्रिया क्या कहलाती है, बोलो, पाश्चुरीकरण के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 8 आपके सामने दोस्तों। अशुद्धियों के कारण जो द्रव्य होता है, पदार्थ, उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग जो पॉइंट होता है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है, वो बढ़ जाता है, वो घट जाता है, वो पहले घटता है फिर बढ़ता है, वो एक समान रहता है। तो आप कहोगे बढ़ जाता है, क्योंकि किसी पदार्थ में यानी किसी द्रव के अंदर अगर अशुद्धियाँ होगी तो उसका क्वथनांक यानी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, उसको उबलने में, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा उसको समय लगेगा। तो इस कारण हम कह सकते हैं कि अशुद्धियों के कारण द्रव का जो क्वथनांक होता है, किसी लिक्विड चीज का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, उसमें क्या हो जाती है, तो आप कहोगे सर उसमें वृद्धि हो जाती है। राइट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न नंबर 9 की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पे है। बताइए, वे विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पृथक रखने पर परासरण की क्रिया संपन्न नहीं होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। क्या उन्हें समविलयन कहा जाता है? क्या उन्हें तनु विलयन कहा जाता है? क्या उन्हें समपरासरी विलयन कहा जाता है? क्या उन्हें सम प्रतिशत वाले विलयन कहा जाता है? तो देखो, वे विलयन जिन्हें अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर, अलग रखने पर परासरण की क्रिया संपन्न नहीं होती है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? आप कहोगे सर समपरासारी विलयन के नाम से उसको जाना जाता है। इसका रीजन क्या है? देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, ये चीज आपको सबको मालूम होनी चाहिए। अर्धपारगम्य झिल्ली की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अर्धपारगम्य जो झिल्ली है वो एक प्रकार की, बताओ क्या होती है? आप कहोगे सर जैविक झिल्ली होती है, या इसको हम लोग बताओ क्या नाम दे सकते हैं? या तो कह दो आप लोग इसको क्या नाम से, जैविक झिल्ली, या फिर आप लोग इसको दोस्तों क्या कह सकते हो, सिंथेटिक बहुलक झिल्ली भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, यह क्या करती है, किसी पदार्थ के अणु या जो परमाणु होते हैं उनको परासरण के द्वारा अपने में से होकर गुजरने देती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका क्या नाम से, पायस, जिसे क्या कहा जाता है, इमल्सन हम लोग नाम देते हैं। पायस किस प्रकार का कोलोइड होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन है गैस में द्रव का, दूसरा ऑप्शन है ठोस में गैस का,
तीसरा ऑप्शन है गैस में गैस का, और चौथा ऑप्शन है आपके सामने द्रव में द्रव का। तो आप लोग मुझे जल्दी से बताइए, पायस जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं दोस्तों, इमल्सन कहते हैं, वो एक कोलाइड होता है। तो आप कहोगे सर पायस की अगर बात करें तो यह द्रव में द्रव का क्या होता है, बोलो, एक कोलाइड होता है। इसका रीजन क्या है दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक होती है आपके पास में क्या नाम से परिक्षिप्त अवस्था, ठीक है। एक तो बताओ क्या होगी, आप कहोगे सर परिक्षिप्त अवस्था, और एक होगा आपका परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। दो बातों का आप लोग याद रखना, एक आ गई हमारी परिक्षिप्त अवस्था, एक आ गया हमारा परिक्षेपण माध्यम। दोनों ही बताओ इसमें क्या होता है, द्रव होता है। इस कारण जो ये पायस है वो किस प्रकार का कोलॉइड होता है, तो आप कहोगे सर द्रव में द्रव का कोलॉइड होता है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है। बताइए, किसी तापमान पर संतृप्त विलयन घुलनशील होता है, क्या वो रंगहीन होगा, क्या वो गहरे रंग का होगा, क्या द्रव से भाप निकलती है, या इनमें निलंबित ठोस कण उपस्थित रहते हैं। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए इनमें से आपका सही जवाब कौन सा होगा। देखिए, संतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है दोस्तों, सबको पता है सर, विलयन यानी विलेय और विलायक। तो विलायक हमारे पास में क्या है, द्रव। अब द्रव में विलेय की अधिकतम मात्रा जिसको वो घोलने में समर्थ है, अगर अधिकतम मात्रा आप लोग विलेय की किसी विलायक में घोल देते हो तो उस विलयन को बताओ क्या कहा जाता है, संतृप्त विलयन का नाम दिया जाता है। अब बात यह है दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका ये होगा, इनमें निलंबित ठोस कण उपस्थित रहते हैं। इसका रीजन क्या है, देखो एक शब्द आपको यहां पर दिखाई दे रहा है और वो शब्द है दोस्तों कौन सा, आप कहोगे सर निलंबन। निलंबन का मतलब क्या होता है, निलंबन की अगर बात करें तो ये बताओ हमारा क्या होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। पहली चीज विषमांगी मिश्रण है दोस्तों ये आपका, ठीक है। दूसरी बात, ये विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें ठोस के जो कण है वो बड़े आकार में पाए जाते हैं। ठोस के कण बड़े आकार में इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यह इस द्रव के अंदर यानी विलायक के अंदर क्या रहते हैं, अघुलनशील रहते हैं, यानी घुलते नहीं है, और उसका जो नीचे वाला पैंदा होता है उसमें आकर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, यानी बैठ जाते हैं। अगर इसके एक एग्जाम्पल की आप लोग बात करें तो जैसे कह सकते हैं दोस्तों, रेत यानी मिट्टी और जल का विलयन। आपको पता है जब जल के अंदर मिट्टी को डाला जाता है तो उसके जो कण है वो उसके अंदर जाकर नीचे क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, यानी पैंदे के अंदर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 12 की तरफ, और प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है। आपको बताना है, आयोडीन क्रिस्टलों को गर्म करने पर होता है वाष्पन, नहीं, संघनन, नहीं, गलन, नहीं। सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी यानी ऊर्ध्वपातन। क्यों, क्योंकि सर पीछे आपने पढ़ाया था ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधा किसमें परिवर्तित हो जाता है, बताओ, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग बोलो क्या नाम देते हैं, ऊर्ध्वपातन नाम देते हैं। तो आयोडीन क्रिस्टलों को गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, वायु को निम्नलिखित में से क्या कहा जा सकता है। देखो वायु को एक यौगिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि यौगिक की अगर बात करें तो यौगिक का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से होता है। अगर तत्व की बात करें तो तत्व अकेला है, हमारी प्रकृति में उपस्थित क्या नाम से तत्वों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 118 तत्व है प्रकृति के अंदर कुल,
जिनमें से लगभग 94 से 98 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए गए हैं और बाकी क्या हमारे कृत्रिम तत्व जिनका निर्माण किसने किया है, मानव ने किया है। ठीक है, और मिश्रण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा वायु, क्योंकि वायु क्या है दोस्तों, एक समांगी मिश्रण है और इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सम्मिलित रूप से पाई जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है कि सर निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है। देखो, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है यह आपको बताना है। वायु एक मिश्रण है, समांगी मिश्रण होता है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बनी होती है। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें क्या है, सम्मिलित है। दूसरी बात, गैसोलीन की बात करें तो या तो कह दो गैसोलीन या आप क्या कह दो बच्चों, पेट्रोल। ये भी आपको पता है किसका घटक है, पेट्रोलियम का घटक है। ठीक है, तो ये भी क्या है बताओ, एक मिश्रण होता है। एलपीजी की अगर हम लोग बात करें, एलपीजी ये क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ये भी मिश्रण है। इसके अंदर मुख्यतः एक तो पाई जाती है कौन सी, प्रोपेन, और एक बताओ क्या पाई जाती है, इसके अंदर ब्यूटेन पाई जाती है। ये दो बातें भी आप लोग याद रखना। ठीक है, आसूत जल की अगर बात करें, शुद्ध वर्षा का जल, तो ये क्या नहीं है बताओ, एक मिश्रण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी क्या होगा दोस्तों हमारा यहाँ पर फाइनली करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 15 की तरफ। और प्रश्न नंबर 15 है शुद्धिकरण की प्रक्रिया। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे जल का जो उपचार है वो फिटकरी से करते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या अवशोषण कहलाती है, क्या अधिशोषण कहलाती है, क्या स्कंदीकरण होगा या फिर इमल्सीकरण होगा। पीछे हमने पढ़ा था पायस का मतलब क्या होता है, इमल्सन, जो किससे संबंधित है, कोलोइड से संबंधित है। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरी बात, अवशोषण का मतलब क्या होता है। अवशोषण का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई द्रव्य है, पदार्थ, और उसके कण, उसके अणु या परमाणु अगर किसी अन्य पदार्थ में क्या कर जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं और समान रूप से वितरित हो जाते हैं, तो वो अवशोषण कहलाता है। और यदि किसी पदार्थ के अणु या परमाणु किसी सतह के ऊपर चिपक जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होंगे। तो बचा क्या, स्कंदीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों आपका फाइनली करेक्ट आंसर। तो इसका मतलब क्या होगा, शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है और इसमें क्या करते हैं, गंदे जल का उपचार किससे करते हैं बताओ, फिटकरी से करते हैं। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि गंदे जल का उपचार फिटकरी से शुद्धिकरण की प्रक्रिया में करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, आप कहोगे उसे स्कंदीकरण के नाम से जाना जाता है। क्लियर दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आई है, एक एक प्रश्न आपको अगर बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ रहे हैं तो एक बार जल्दी से इस सेशन को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर चैनल पर बच्चों आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से हमारे को मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम लोग आपके लिए एक से एक बढ़कर बेहतर प्रयास करते जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विषमांगी मिश्रण है। वायु समांगी मिश्रण होता है, जल में चीनी ये भी समांगी मिश्रण है, कोबाल्ट यह आपका विषमांगी मिश्रण नहीं होगा। तो बचा का पीतल। पीतल क्या होता है दोस्तों, एक समांगी मिश्रण होता है। पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर इसका क्या होता है, निर्माण होता है। पीतल में देखो क्या क्या पाया जाएगा, एक तो पाया जाएगा कॉपर और एक क्या पाया जाएगा आपका जिंक। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, दूध जो मिल्क है वो किस प्रकार का मिश्रण है। तो आपने कहा सर हमने पीछे पढ़ा था, दूध की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो किस प्रकार का मिश्रण है हमारा, यानी पायस, राइट, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इमल्सन नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में हमने पढ़ा द्रव्य और उसकी जो अवस्था होती है उसको लेकर किस प्रकार से प्रतियोगी यानी परीक्षाओं में हमारे से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर, अगली जो क्लास होगी दोस्तों उसमें हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उससे संबंधित MCQ प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे।
तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।